ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की मेन ब्रांच होती है। उसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब इस लेक्चर में मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी कार्नोट इंजन के बारे में और कार्नोट साइकिल के बारे में। मेनली इस लेक्चर में हम समझेंगे कार्नोट इंजन और उसकी वर्किंग, साथ ही साथ हम समझेंगे कार्नोट साइकिल और कार्नोट इंजन की इफ़िशियंसी। फिर उससे जुड़े कई एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्नोट इंजन की। सैदी कार्नोट नाम के साइंटिस्ट ने एक इंजन ऐसा प्रपोज किया था जिसकी इफ़िशियंसी किसी भी अदर हीट इंजन के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा होती है। मतलब ये मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी वाला हीट इंजन है। और इसकी वर्किंग हम देखें तो हम सबसे पहले इसके पार्ट्स डिस्कस करते हैं। ये इसमें मेनली 4 पार्ट्स होते हैं: वर्किंग सब्सटेंस, सोर्स, इंसुलेटिंग स्टैंड एंड सिंक। वर्किंग सब्सटेंस कोई भी मटेरियल हो सकता है। सोर्स जो होता है उसको हाई टेम्परेचर T1 पर रखा गया है। सिंक जो होता है उसको लो टेम्परेचर T2 पे रखा गया है और बीच में एक इंसुलेटिंग या कुचालक स्टैंड रखा गया है। ये मैंने आपको डिस्क्राइब किया अभी इसके चारों पार्ट के बारे में। अब कार्नोट साइकिल की हम बात करते हैं। कार्नोट साइकिल जो होती है, अब यहाँ जो है मैं पिछली स्लाइड को जाऊँगी वापस। ये जो पिस्टन है इसको बारी बारी से सोर्स, इंसुलेटिंग स्टैंड और सिंक के पास ले जाया जाता है। तो उस समय जब ये पिस्टन जब सोर्स के पास जाएगा तो यहाँ 4 प्रोसेस होगी। 4 स्टेप में एक प्रोसेस होगी: आइसोथर्मल एक्सपांशन और एडियाबैटिक एक्सपांशन। इन दोनों केस में क्या होगा कि मतलब गैस पर कार्य किया जाएगा और गैस में क्या होगा, एक्सपांशन होगा। जबकि आइसोथर्मल कंप्रेशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन, इनमें गैस पर दबाव बनाया जाएगा, उससे उसमें क्या होगा, कंप्रेशन होगा। ये जो है चारों साइकिल हैं। यहाँ हम समझें, जब सबसे पहली प्रोसेस जो है उसमें क्या करेंगे कि जो गैस में जो होगा एक्सपांशन होगा और उस समय हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब्ड होगी। हम बात कर रहे थे यहाँ जो 4 स्टेप्स हैं उनके बारे में। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो 4 स्टेप्स हैं वो इसी इंजन की वर्किंग से पूरी होंगी। जब हम पिस्टन को सबसे पहले सोर्स के ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ क्या होगा कि पिस्टन को धीरे धीरे ऊपर सरकाया जाएगा और उससे वो जो वर्किंग सब्सटेंस या गैस जो भरी हुई है उसमें गैस में होगा प्रसार। तो इस वाली जो फर्स्ट वाला जो ये साइकिल है उसको बोलेंगे आइसोथर्मल एक्सपांशन या समतापीय प्रसार। समतापीय इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। समतापीय या रुद्धोष्म, इनकी जो डेफिनेशंस हैं, ये कुछ बेसिक प्रोसेस होती हैं जो 3 या 4 तरह की होती है। इनकी एक वीडियो लेक्चर में पहले शेयर कर चुकी हूँ, तो आप इसको उससे समझें पहले, तो आपको यहाँ इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। यहाँ हमारी जो साइकिल है इसमें 2 प्रोसेस यूज़ में आएगी: आइसोथर्मल जिसमें कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और एक होती है एडियाबैटिक जिसमें कि हीट ना तो एब्जॉर्ब की जाती है ना रिलीज़ की जाती है, तो यहाँ हीट कांस्टेंट होती है। तो ये जो फर्स्ट वाली है जिस समय पिस्टन को सोर्स पर ले जाया जाता है तो यहाँ गैस में एक्सपांशन होता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोथर्मल एक्सपांशन, जब इसको हॉट रिजर्वायर यानी कि सोर्स पर रखा गया है। अब हम क्या करेंगे सेकेंड साइकिल में, ये जो हमारा सिलेंडर एवं पिस्टन है इसको अब हम इंसुलेटिंग स्टैंड के कांटेक्ट में ले जाएंगे। तो इस समय क्या होगा, जो इस समय यहाँ गैस जो एक्सपांड हो रही थी अभी भी उसमें एक्सपांशन ग्रेविटी के कारण बना रहेगा, मतलब वो अभी भी एक्सपांड होगी, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बदल जाएगा। इसलिए ये आइसोथर्मल ना होके एडियाबैटिक यानी कि रुद्धोष्म हो गई और इसका मतलब है यहाँ हीट कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, क्योंकि जो इंसुलेटिंग है स्टैंड उससे ना तो हीट ली जा सकती है ना दी जा सकती है, इसलिए इस प्रोसेस के दौरान हीट जो है वो कांस्टेंट रहेगी। अब हम क्या करेंगे, ये जो है
थर्ड प्रोसेस में ये जो पिस्टन एवं सिलेंडर है इसको अब हम सिंक के कांटेक्ट में ले जाएंगे और यहाँ ले जाने पर गैस पर क्या होगा, कंप्रेशन होगा। तो इस कंप्रेशन को हम बोलेंगे आइसोथर्मल कंप्रेशन, क्योंकि इस प्रोसेस में टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और लास्ट में हम फिर से क्या करेंगे, ये जो सिलेंडर एवं पिस्टन है इसको फिर से एक बार इंसुलेटिंग स्टैंड पर लेके आएंगे और यहाँ अगेन ड्यू टू ग्रेविटी अभी उसमें जो टेंडेंसी थी कि वो उसमें कंप्रेशन हो रहा था गैस में, तो वही कंटिन्यू रहेगा। यानी कि यहाँ भी चौथी प्रोसेस में भी कंप्रेशन होगा और उसमें लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो इसलिए उसका नाम होगा एडियाबैटिक कंप्रेशन, है ना, जिसमें कि हीट कांस्टेंट रहेगी क्योंकि वह इंसुलेटिंग स्टैंड के कांटेक्ट में है या उस पर रखा हुआ है, तो हीट तो कांस्टेंट रहेगी लेकिन इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रह पाएगा। मतलब टेम्परेचर जो था वो फिर से यहाँ हाई था तो यहाँ लो हो गया था और यहाँ सेम रहा था आइसोथर्मल है तो, और यहाँ लो से फिर हाई पर पहुँच जाएगा। मतलब अब जो साइकिल जो है वो वापस अपने इनिशियल स्टेट में आ जाएगी। इसलिए जो कार्नो इसको साइकिल को नाम दिया गया है रिवर्सिबल क्लोज्ड साइकिल है, जो कि पुनः ये डायग्राम के माध्यम से हम देखें, ये देखिए इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि 1 to 2 जो है ये क्या होगा, आइसोथर्मल एक्सपांशन समतापीय प्रसार, दूसरा है एडियाबैटिक एक्सपांशन यानी कि रुद्धोष्म प्रसार। इन दो प्रोसेस में कंटिन्यूसली प्रसार होगा गैस में। फिर अगली जो थर्ड है मतलब 3 to 4 वाला जो है उसमें क्या होगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा, मतलब गैस में क्या हो रहा है, दबाव हो रहा है, और 4 to 1 में क्या होगा, फिर से कंप्रेशन होगा, लेकिन अब ये वाला कौन सा होगा, एडियाबैटिक यानी कि रुद्धोष्म होगा। तो इसमें ये जो पूरा सिस्टम है वो अगेन अपनी इनिशियल टेम्परेचर, प्रेशर एवं वॉल्यूम पर पहुंच जाएगा। मतलब जो भी प्रेशर यहाँ फर्स्टली था P1 V1 T1, वापस इस पूरी साइकिल के बाद जो सिस्टम है वो अगेन वही प्राप्त कर लेगा। ये मैंने आपको चारों प्रोसेस के बारे में समझाया। पहली जो है वो रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन है ना, और इसमें क्या किया जा रहा है कि हीट जो है एब्जॉर्ब हो रही है और उसके कारण क्या हो रहा है, गैस में प्रसार हो रहा है। और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि गैस एक्सपांड होती है एंड डज वर्क ऑन द सराउंडिंग, मतलब इसमें गैस द्वारा कार्य किया जाता है। दूसरी जो प्रोसेस है प्रोसेस बी, उसमें क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन उसको नाम दिया गया है। मतलब है तो वह भी एक्सपांशन, पर ये क्या है, एडियाबैटिक है। इसमें क्या है, सिस्टम जो है वो इंसुलेटिंग प्लेट के ऊपर था तो इसलिए इसको थर्मली इंसुलेटेड सिस्टम कहा गया है। और गैस क्या करी इसमें कंटिन्यूसली अभी भी एक्सपांड नहीं कर रही है, और इसमें भी क्या हो रहा है कि वर्क डन किया जा रहा है ऑन द सराउंडिंग। ठीक है, लेकिन इसमें टेम्परेचर जो है वो TH यानी पहले जब उसको सिंक पे रखा था तो उसका टेम्परेचर TH यानी हाई था, और जब इस सेकेंड वाली प्रोसेस में क्या होगा, टेम्परेचर बदल जाएगा तो वो बदल के कितना हो जाएगा, TH के बजाय TL यानी कि लोअर टेम्परेचर पर आ चुका है अब सिस्टम। इसी तरह प्रोसेस सी मैंने आपको बताई थी, वो थी रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। उस समय क्या होने लग गया था, गैस में कंप्रेशन। इस समय हम सिलेंडर को कहाँ लेके गए थे, सिंक के कांटेक्ट में ले गए थे, और यहाँ हीट क्या हो गई थी, लॉस हो गई थी, वहाँ उसको हीट मिली थी। और जैसे ही किसी सिस्टम को हीट मिलेगी, कोई गैस है मान लो, और उसको यदि हीट दी जाएगी तो ऑब्वियसली उसमें क्या होगा, एक्सपांशन होगा। जबकि यहाँ क्या किया जा रहा है, हीट लॉस हो रहा है, मतलब हीट कम हो रही है, तो इसके कारण यहाँ क्या हो रहा है, गैस में प्रसार ना होते हुए दबाव बन रहा है। मतलब गैस नीचे की ओर आ रही, दब रही है, सिलेंडर नीचे सरक रहा है। और इस समय इम्पोर्टेंट ये है कि इस पे क्या होगा, सराउंडिंग डू द वर्क एट टेम्परेचर TL। मतलब इस समय गैस पर कार्य किया जा रहा है, किसके द्वारा, सराउंडिंग के द्वारा। उन दोनों केस में गैस द्वारा कार्य किया जाता था, और इन दोनों ही प्रोसेस में गैस पर कार्य किया जा रहा है। जो प्रोसेस फोर्थ है हम बात करें इन डी, द प्रोसेस इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक गैस कंप्रेशन। इसमें क्या हो रहा है, अगेन हम क्या कर रहे हैं, वो जो सिलेंडर और पिस्टन है उसको वो इंसुलेटेड प्लेट या पूर्ण कुचालक प्लेट के ऊपर रख रहे हैं, और उसमें फिर से क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। वहाँ वो कहाँ जा रहा है, अपना जो सबसे मैक्सिमम TH जो था उस पर वो पहुँच जाएगा। और इस समय भी क्या हो जाएगा, सराउंडिंग जो है वो वर्क करती है किस पर, ऑन द गैस। उन दोनों ही केस में होता था, A और B में क्या होता था, गैस एक्सपांड होती थी और गैस द्वारा कार्य किया जाता था। लेकिन थर्ड और फोर्थ जो है उसमें क्या हो रहा है, गैस पर कार्य किया जा रहा है। इसके कारण वो क्या हो रही है, गैस में
संपीड़न हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है। तो ये सब क्लियर है आपको। ये 1 ABCD जो थी वो यहाँ इस डायग्राम से समझें। ये वही है कि हम बारी बारी से इसको इस वर्किंग सब्सटेंस या मतलब ये सिलेंडर और पिस्टन जो कि वर्किंग सब्सटेंस से भरा हुआ है उसको इन तीनों के कांटेक्ट में ले जा रहे हैं। तो ये वो दिखाई दे रहा है आपको डायग्राम में, और ये मैंने चारों को आपको डिस्क्राइब कर दिया है। अब हम बात करते हैं कार्नो इंजन की एफिशिएंसी के बारे में। तो कार्नो इंजन की एफिशिएंसी जो है वो इसी साइकिल में जो वर्क डन है चारों ही प्रोसेस में 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1 में जो वर्क है उसके आधार पर हम इफिशियंसी निकालेंगे। क्योंकि इफिशियंसी का जो फॉर्मूला होता है कि हम किसी को, किसी भी मशीन है, कोई भी इंजन है, उसको हम क्या दे रहे हैं इनपुट में और वो क्या करके आउटपुट में दे रहा है, तो उन दोनों का रेशो यानी कि मतलब जो उसके द्वारा किया गया कार्य W अपॉन हमारे द्वारा दी गई हीट मतलब W अपॉन Q1। तो पहले तो हम इसका इस पूरे साइकिल में जो वर्क है उसको निकालना चाह रहे हैं। तो पहले हम इंडिविजुअल चारों अलग अलग के लिए निकालेंगे और फिर उन सब के एडिशन से हम टोटल वर्क निकालेंगे और उसमें हम जो हीट दे रहे हैं उसके रेशो से हम पता करेंगे कि इस इंजन की एफिशिएंसी कितनी है। ठीक है, अब यहाँ हम जानते हैं कि फर्स्ट लॉ जो है थर्मोडायनेमिक्स का वो क्या है, डेल Q डेल U प्लस डेल W। ठीक है, अब इसमें हम यहाँ देख रहे हैं कि हमने मान लिया है कि ये आइडियल गैस ली है और ये जो कार्नो साइकिल है वो दो टेम्परेचर TH और TL के बीच में कार्य कर रहा है। ठीक है, अब फर्स्ट जो है, फर्स्ट से सेकंड मतलब 1 to 2 वाला जो है वो आइसोथर्मल एक्सपांशन है। ये मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ। तो यहाँ आइसोथर्मल है तो इसमें टेम्परेचर या इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। और इस समय ये जो हम थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से देखें कि यदि यहाँ U 0 हो जाएगा तो Q जो है वो W के ही इक्वल हो जाएगा। सॉरी, हाँ, Q जो है वो W के इक्वल हो जाएगा और W बाय डेफिनेशन PdV होता है। अब P को PV इज इक्वल्स टू nRT जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसके द्वारा हम चेंज करवा के nRT अपॉन V लिखवा सकते हैं और जिसका कि V के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा तो 1 अपॉन V जो है वो log V हो जाएगा। अब जो ये जो है यहाँ इंटीग्रेशन की लिमिट जो है वो वॉल्यूम V1 से लेके V2 तक चेंज हो रहा है, तो इसलिए यहाँ लिमिट हो जाएगी V1 to V2 जिसको कि हम पुट करने से इक्वेशन नंबर 1 प्राप्त कर लेंगे। अब जो 2 to 3 है वो है एडियाबैटिक एक्सपांशन। एडियाबैटिक एक्सपांशन जो है उसमें एडियाबैटिक है तो हीट जो है वो चेंज नहीं होगी, मतलब चेंज इन हीट या Q जो है वो 0 हो जाएगा। और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ये सब मैं आपको पहले कह रही हूँ कि हम एक वीडियो शेयर कर चुके हैं जिसमें इन सब प्रोसेस के बारे में बेसिक्स जो है वो समझाया गया है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए गैस इक्वेशन कुछ इस तरह से होती है, PV की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट गामा या K। तो उसको हम हमारे लिए 2 to 3 वाली जो साइकिल है उसके लिए इस तरह से लिखा जा सकता है, P2V2 इज इक्वल्स टू P3V3 और पावर में जो है वो K है। अब इसको हम चेंज करेंगे इन फॉर्म ऑफ गैस इक्वेशन से, उसको RT के फॉर्म में लिखें तो इस तरह से हो जाएगा और हमको इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त हो जाएगी। इसी तरह 3 to 4 जो है वो आइसोथर्मल कंप्रेशन वाली है और कंप्रेशन जो होगा उसमें वापस आइसोथर्मल है तो उसमें टेम्परेचर या इंटरनल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी, तो इसलिए Q जो है वो अगेन जैसे हमने इक्वेशन नंबर 1 प्राप्त की थी उसी तरह हम इक्वेशन नंबर 3 प्राप्त करेंगे। अब यहाँ वॉल्यूम 3 to 4 हो जाएगी। और इसी तरह एडियाबैटिक कंप्रेशन सिमिलर है इक्वेशन नंबर 2 की तरह, इक्वेशन नंबर 4 हम प्राप्त करेंगे। इसमें वॉल्यूम लेकिन V1 to V4 मतलब ये वापस जो V4 थी उससे वापस अपनी फर्स्ट वाली उसमें पहुंच रही है पॉइंट पे V1 पे, तो इसलिए इक्वेशन कुछ इस तरह से होगी। अब चारों ही प्रोसेस में जो वर्क डन है, अब देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहला सेंटेंस लिखा है वर्क डन बाय गैस, तो प्रोसेस ए में वर्क डन गैस के द्वारा किया जा रहा है। दूसरी प्रोसेस में भी मतलब प्रोसेस बी में भी वर्क डन बाय गैस है, जबकि थर्ड और फोर्थ में वर्क डन ऑन गैस। कंप्रेशन में क्या हो रहा है, गैस पर कार्य किया जा रहा है तभी तो वो कंप्रेस हो रही है, तो इसलिए इक्वेशन नंबर 7 और 8 के पहले हमने लिखा है कि वर्क डन ऑन द गैस। ठीक है, अब ये यहाँ हमने सारे के लिए W निकाल लिया और टोटल वर्क जब हमको निकालना था क्लोज्ड साइकिल के लिए तो वो W जो है इन चारों के एडिशन से, लेकिन ये 3 और 4 जो है वो माइनस में आएंगे क्योंकि यहाँ वर्क डन
ऑन गैस मतलब गैस पर कार्य किया जा रहा है सराउंडिंग के द्वारा, इसलिए वो माइनस होगा। और इसलिए जब हम इन सबको वैल्यू पुट ऑन करके यहाँ हमको इक्वेशन नंबर 9 प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ हम देखेंगे कि ये हमारे पास दिखी है हमको। अब हमको एफिशिएंसी निकालनी थी, तो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला जो था बाय डेफिनेशन W/Q। W हमने अभी निकाला है, उसको इक्वेशन से पुट करा देंगे, और Q जो है इक्वेशन नंबर 10 में आपको दिखाई दे रहा है, वो वाला हम पुट करवाएंगे। तो जब इसको सॉल्व कराएंगे और उसमें बीच में ये भी यूज़ करेंगे कि 2 और 4 से हम देखेंगे कि वॉल्यूम जो है V2 V1 V3 V4 के बराबर हो सकती है। तो ये सब मॉडिफिकेशंस जब हम कराएंगे तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमको ये इस तरह से मिल जाएगी, जो लास्ट आपको दिखाई दे रही है, ईटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस Q लो अपॉन Q हाई, या इसी को टेम्परेचर के फॉर्म में लिखें तो 1 माइनस TL अपॉन TH। तो ये हमने देखा कि हम किस तरह से इसकी एफिशिएंसी डिराइव कर सकते हैं और क्या हमको उसके लास्ट में प्राप्त हुआ वो हमने देखा। अब ये जो एफिशिएंसी होती है किन किन चीज़ों पे किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करती, और इसके कई एग्जांपल्स, मतलब एफिशिएंसी हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, या कोई टेम्परेचर्स हमको पता हो तो उसी एफिशिएंसी हम कैसे निकालेंगे, ये सब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो अभी इस वीडियो में मैंने आपको कार्नो इंजन एवं कार्नो साइकिल और कार्नो इंजन की एफिशिएंसी के बारे में समझाया।